गुड मॉर्निंग टू ऑल। आपका सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम ग्रोथ पोल और ग्रोथ सेंटर की जो कॉन्सेप्ट है उसको समझने की कोशिश करेंगे। और भूगोल के जो किसी भी स्टैंडर्ड का जो स्टूडेंट हो, चाहे आप यूपीएससी के स्टूडेंट हो, उन वहाँ पर जो भी नियोजन से संबंधित जो सवाल पूछे जाते हैं, वहाँ ये जो कॉन्सेप्ट है बहुत महत्वपूर्ण है। चाहे वो वर्ल्ड ज्योग्राफी हो, चाहे वो इंडियन ज्योग्राफी हो, चाहे वो रीजनल प्लानिंग हो, तो ये जो ग्रोथ पोल और ग्रोथ सेंटर की जो कॉन्सेप्ट है बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हम एक सामान्य शब्दों में समझने की कोशिश करें तो बेसिकली जो ग्रोथ पोल और ग्रोथ सेंटर की जो अवधारणाएं हैं वो डेवलपमेंट का जो स्तर है, विकास का जो स्तर है, उसके अंदर जो डिस्पैरिटीज पाई जाती है, असमानताएं जो पाई जाती हैं, उसको दूर करना और इस तरह के सेंटर्स को डेवलप करना जिससे कि वो अपने आसपास के क्षेत्रों को विकास की प्रक्रिया में जोड़ सके। ये इसके पीछे एक कॉन्सेप्ट रहा है। अगर हम इस संकल्पना के विकास के संदर्भ में बात करें, ज्योग्राफी की के अंदर किस तरह से इस कॉन्सेप्ट का डेवलपमेंट हुआ, कौन से जो विद्वान थे जिन्होंने अपना योगदान दिया, तो सबसे पहले जो जर्मन अर्थशास्त्री थे उन्होंने 1955 के अंदर जो पैरोक्स थे उन्होंने सबसे पहले वृद्धि ध्रुव यानी ग्रोथ पोल और ग्रोथ सेंटर यानी वृद्धि केंद्रों की जो संकल्पना है उसको रखा। इन शब्दों का सबसे पहले उन्होंने प्रयोग किया। उन्होंने ये कहा कि किसी भी क्षेत्र के आर्थिक सामाजिक विकास में केवल कृषि या उद्योगों का विकास ही पर्याप्त नहीं होता। इनका ये मानना था, ये मानते थे कि जो विकास और सतत विकास की जो अवधारणाएं हैं उसमें जो ग्रोथ पोल और ग्रोथ सेंटर की जो संकल्पना है वो विकास के दृष्टिकोण से आपको सतत विकास की तरफ लेकर जाती है। इसीलिए इन्होंने कहा कि कृषि और औद्योगिक विकास ही पर्याप्त नहीं होता, बल्कि जो जितने भी केंद्रीय जो बस्तियां होती हैं उनका डेवलपमेंट जो है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये वे केंद्रीय बस्तियां होती हैं जो अपने जो आसपास का जो क्षेत्र होता है उसको बाजार की फैसिलिटी देती है। आपका जो इनोवेटिव जो भी चीज़ होती है, नवाचारों का जो प्रसार होता है उसमें सहायक होती है। तकनीकी सुविधाएं जो होती हैं वो उसकी उपलब्धता बेहतर होती है। बेहतर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, ये जो केंद्रीय जो बस्तियां होती हैं वो बड़ा बाजार होने के कारण जो ट्रांसपोर्टेशन की जो फैसिलिटीज है, परिवहन की जो सुविधाएं हैं, कम्युनिकेशन की जो सुविधाएं हैं, उनको बेहतर रूप से प्रोवाइड कर सकती हैं। वैसे जो वृद्धि ध्रुव जो होता है एक तरह से वह केंद्र होता है जो एक तरह से किसी भी प्रदेश का एक प्राइमेट सिटी यानी एक प्राथमिक नगर होता है जो कार्यात्मक रूप से विशिष्टीकरण के दृष्टिकोण से, जनसंख्या के दृष्टिकोण से उसके द्वारा जो प्रभाव क्षेत्र है, जितने क्षेत्र को वो सर्विसेज प्रोवाइड करवाता है उसके दृष्टिकोण से सबसे बड़ा एक तरह से केंद्र होता है। और ये जो वृद्धि ध्रुव जो होता है ये अपनी स्पेसिफिक जो फंक्शंस होते हैं उसके कारण जो सराउंडिंग्स जो एरियाज होते हैं उनके लिए एक मैग्नेट का काम करता है, लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने का काम करता है। तो एक तरह से जो वृद्धि जो ध्रुव होती है वो अपने विकास के स्तर को डिसेंट्रलाइज करता हुआ चलता है। ऐसा इस संकल्पना के पीछे जो है एक तरह से जो फिलॉसफी है वो इसमें निहित है। अब यहाँ जब पैरोक्स ने केवल वृद्धि ध्रुव और वृद्धि जो केंद्र है उनकी बात की, लेकिन 1966 के अंदर अन्य विद्वान थे जो कि पैरोक्स की जो ग्रोथ पोल और ग्रोथ सेंटर की जो कॉन्सेप्ट थे उससे बड़े प्रभावित थे। और उन्होंने ये कहा कि नो डाउट जो पैरोक्स है उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन इन्होंने उनसे ग्रोथ पोल और ग्रोथ सेंटर की जो अवधारणा थी पैरोक्स की उसमें संशोधन किए। और ये जो जर्मन विद्वान थे वो थे बॉडविले। और इन्होंने ये कहा कि जब हम कोई भी ग्रोथ पोल या ग्रोथ सेंटर के डेवलपमेंट की बात करते हैं तो उसका जो क्षेत्रीय वितरण है, उसकी जो भौगोलिक स्थितियां हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। क्योंकि पैरोक्स ने कॉन्सेप्चुअल लेवल पे ग्रोथ पोल और ग्रोथ सेंटर की बात को समझा है, लेकिन उन ग्रोथ पोल और ग्रोथ जो सेंटर्स जो होते हैं उनका डेवलपमेंट पर्टिकुलर फिजिकली कौन से एरियाज में किया जाना चाहिए उसके ऊपर उन्होंने कोई बात नहीं की थी। तो इन्होंने बॉडविले ने ये कहा कि भौगोलिक वितरण और क्षेत्रीय वितरण जो होता है बहुत महत्वपूर्ण होता है, इनको बहुत ध्यान में रखे जाने की जरूरत है। और इन्होंने कहा कि जो ग्रोथ पोल और ग्रोथ सेंटर की जो अवधारणा है एक तरह से पदानुक्रमिक रूप से या डिसेंट्रलाइज फॉर्म के अंदर
अगर काम करती है तो ये आर्थिक सामाजिक जो विकास के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण होती है। और उन्होंने ये कहा कि जो मापदंड जो होते हैं उन मापदंडों के निर्धारण में जो स्पेशलाइज्ड लोग हैं, ज्योग्राफर्स जो हैं, इकोनॉमिस्ट जो हैं, उनका जो योगदान होता है बहुत महत्वपूर्ण होता है और उनको ध्यान में रखा जाना चाहिए। भले ही जो अंतिम जो निर्णय जो होता है वो राजनीतिक प्रशासनिक इकाइयों के द्वारा लिया जाए। और ये बोटविले इस बात को भी मानते थे, या वैश्विक स्तर पे इनके जो अनुभविक अध्ययन थे, कि जब राजनीतिक और प्रशासनिक स्तर पर जब निर्णय लिए जाते हैं तो वहाँ वास्तविक धरातल की जो स्थितियाँ हैं, जो स्पेशलाइज्ड जो लोग होते हैं उनकी जो सिफारिशें होती हैं उनको बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है। वहाँ पर केवल पॉलिटिकल अपने जो इन्फ्लुएंसेस होते हैं उसके आधार पर निर्णय लिए जाते हैं। पक्षतापूर्ण जो व्यवहार है वो भी हो सकता है, जिसके कारण जो एक सस्टेनेबल रीजनल डेवलपमेंट के जो टारगेट्स जो होते हैं उनको हम अचीव नहीं कर पाते हैं। बोटविले ने ये कहा कि ये जैसे मैंने कहा कि इसके संतुलित यानी सस्टेनेबल इकोनॉमिक सोशल डेवलपमेंट के लिए जो ग्रोथ पोल जो होते हैं या जो केंद्रीय स्थल जो होते हैं उनका पदानुक्रमिक जो डेवलपमेंट है बहुत महत्वपूर्ण है। और इसी दृष्टिकोण से बोटविले ने 4 पदानुक्रमों की बात की। सबसे जो छोटा स्तर होता है, अगर हम नीचे से ऊपर की तरफ चलें तो सबसे जो छोटा सेंटर जो होता है उसको उन्होंने सर्विस सेंटर का, सेवा केंद्र का, जो कि आपके जो छोटे गांव होते हैं उनके अंदर जो बाजार जो होता है उनको उन्होंने शामिल किया। उसके ऊपर जो होता है उसको उन्होंने ग्रोथ पॉइंट का जो माइक्रो लेवल होता है, और उसके ऊपर ग्रोथ सेंटर होता है जिसको हम सब रीजनल लेवल कहते हैं, और ग्रोथ पोल जो होता है एक रीजनल लेवल होता है। जैसे कि मैंने कहा कि जो ग्रोथ पोल जो होता है एक तरह से किसी भी राज्य का सबसे बड़ा जो केंद्र हो सकता है, एक केंद्र स्थल हो सकता है, एक प्राइवेट सिटी हो सकता है, जो कि अपनी विशिष्ट जो फंक्शंस हैं उसके कारण अपनी एक विशिष्ट पहचान रखता है। तो इस तरह से इन्होंने पदानुक्रमिक दृष्टिकोण से बोटविले ने जो इस ग्रोथ पोल ग्रोथ सेंटर की जो अवधारणा है उसका 4 पदानुक्रमिक जो स्तर बताए, जिससे कि हम प्रत्येक स्तर का अगर हम विकास करते हुए चलते हैं तो हम जो आर्थिक सामाजिक विकास की जो अवधारणा है, एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जो कॉन्सेप्ट है उसको हम अचीव कर सकते हैं। अब यहाँ इसी चीज़ को यहाँ डायग्राम में हमने आपको समझाने की कोशिश की है कि ये सबसे बड़ा जो सेंटर होता है ग्रोथ पोल के रूप में काम करता है, फिर उससे जो छोटा होता है वो ग्रोथ सेंटर के रूप में काम करता है, और उससे छोटा ग्रोथ पॉइंट होता है, और सबसे जो छोटे डॉटेड हमने यहाँ दिखाए हैं बारीक, ये एक तरह से सर्विस जो सेंटर होते हैं उसको दिखाते हैं। अब ये यहाँ हम ये दिखाया कि ये जो ग्रोथ पोल है और बीच के अंदर जो ये जो ग्रोथ सेंटर्स हैं, ये जो विभिन्न जो सर्विस सेंटर्स और ग्रोथ जो बिंदु हैं वहाँ से जो जनसंख्या जो ग्रोथ पोल की तरफ माइग्रेट करती है उनके माइग्रेशन को एक तरह से डाइवर्ट करने का काम करता है, या जो सबसे बड़ा जो केंद्रीय स्थल जो है वहाँ पर जनाधिक्य की जो प्रक्रिया है उसको रोकने का काम करता है। साथ ही डेवलपमेंट जो है वो विभिन्न स्तरों पे, ना केवल ग्रोथ पोल पे, वो ग्रोथ सेंटर पे भी होगा, वो ग्रोथ पॉइंट पे भी होगा, वो सर्विस सेंटर पे भी डेवलपमेंट की जो बात है इन्होंने यहाँ पर इसके अंदर समझाने की कोशिश की। अब यहाँ जब बोटविले ये कहता है कि ये सुविधा प्रदान करने वाले जो भी सर्विस सेंटर्स जो होते हैं या जो ग्रोथ पोल्स होते हैं वो 2 प्रकार से उसका हम अध्ययन कर सकते हैं, या एक सैद्धांतिक दृष्टिकोण से, एक व्यवहारिक दृष्टिकोण से। उन्होंने ये साफ कहा कि जो ग्रोथ पोल जो मॉडल है बेसिकली एक अप्लाइड फॉर्म के अंदर, यानी कि अनुभविक अध्ययन और व्यवहारिक अवधारणाओं से जुड़ा हुआ है, एक बिहेवियरल एस्पेक्ट है जिसको हमें ध्यान में रखना चाहिए कि कहाँ जो ग्रोथ पोल जो है उसका वितरण या कहाँ हम ग्रोथ पोल को स्थापित करें। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं उसका ध्यान रखा जाना चाहिए इसके अंदर। ये कोई ज्यामिति की है, यानी यहाँ स्टैटिकल जो मेथोडोलॉजी जो होती है उसको पूर्णतः लागू नहीं किया जा सकता, क्योंकि यहाँ पर जो ह्यूमन बिहेवियर है, ह्यूमन बिहेवियर चाहे वो माइग्रेशन एम्प्लॉयमेंट के रूप में हो सकता है, वो माइग्रेशन विभिन्न परिवहन के साधनों के दृष्टिकोण से हो सकता है, वो जो माइग्रेशन जो है किसी भी जो ग्रोथ पोल या ग्रोथ सेंटर के ऊपर जो मल्टी फंक्शंस जो किए जाते हैं उनके आधार पे हो सकता है। तो वहाँ मनुष्य का जो व्यवहार है, जो बिहेवियर है वो बड़ा डिसाइडिंग होता है। तो वहाँ पर ये स्टैटिकल मेथड्स जो होते हैं उतने उपयोगी नहीं होते, ऐसा जो है बोटविले का मानना था। उन्होंने कहा कि क्रिस्टलर को जो सिद्धांत है नो डाउट बड़ा अच्छा काम किया,
इन्होंने जो षटकोणीय जो सिद्धांत दिया, लेकिन षटकोणीय जो स्थितियां हैं, जो कोई सर्विस सेंटर अपने सराउंडिंग्स जो सब सेंटर्स हैं और छोटे सेंटर्स के बीच के अंदर जो एक फंक्शनल जो सहसंबंध या कोरिलेशन जो हमें देखने को मिलता है, वो उस तरह से हमें देखने को नहीं मिलता जैसा कि क्रोस्टोलर कहता है। इसीलिए ये कहते हैं कि जो ग्रोथ पोल या ग्रोथ सेंटर की जो कॉन्सेप्ट्स हैं, ये एक तरह से बिहेवियर एस्पेक्ट पे हैं, इसलिए इनके ऊपर जो सैद्धांतिक जो है उनको ज़्यादा महत्व उतना नहीं दिया जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ व्यवहारिक जो एस्पेक्ट है, जब हम चाहे ग्रोथ पोल या ग्रोथ सेंटर या ग्रोथ पॉइंट या सर्विस सेंटर्स को आइडेंटिफाई करते हैं और उसको नियोजन के दृष्टिकोण से उपयोग में लेते हैं, वहाँ पर व्यवहारिक जो आयाम है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, ना कि एक स्टैटिकल या जो एक सैद्धांतिक जो दृष्टिकोण है वो उतना व्यवहारिक हमें देखने को नहीं मिलता है, ऐसा बोर्डविले का मानना है। अब ये जो सेवा केंद्र और वृद्धि बिंदु, यानी हम नीचे से ऊपर की तरफ चल रहे हैं कि बेसिकली जैसे सर्विस सेंटर होता है और एक जो होता है जो ग्रोथ जो पॉइंट होता है, इनके चयन के क्या मापदंड होते हैं, किस आधार पे हम इनका चयन करते हैं और उन चयन के लिए हमें क्या किया जाना चाहिए, क्या महत्व होता है, किन चीज़ों का ध्यान रखा जाना चाहिए, उसके ऊपर इन्होंने बात की। और इन्होंने कहा कि जो सर्विस सेंटर जो होता है वो एक तरह से जो छोटे स्तर पे, जैसे मैंने कहा कि जो ग्रामीण स्तर पे जो छोटे बाजार होते हैं उनके लिए जो बेसिक जो नीड्स होता है उनको प्रोवाइड करवाता है, और जो ग्रोथ जो पॉइंट होता है ये उससे ऊपर के स्तर पे होता है, यानी जो ग्रोथ पॉइंट जो होता है उसकी जो सर्विसेज जो होती है वो थोड़ा विशिष्टीकरण लिए होती हैं सर्विस सेंटर की तुलना में। हो सकता है कि जो ग्रोथ जो सर्विस सेंटर होता है, जो सेवा केंद्र होता है, वहाँ पे प्राइमरी या प्राइमरी एक्टिविटी से जुड़ी जो भी गतिविधियाँ हैं उनका प्रभाव जाता हो, लेकिन जब हम द्वितीय स्तर पे जाते हैं यानी ग्रोथ पॉइंट पे जाते हैं तो वहाँ पर जो है रिसोर्सेज का जो है परिष्करण किया जाता है, यानी एक तरह से प्राथमिक स्तर पर औद्योगिक गतिविधियों का जो प्रभाव है यहाँ देखने को मिलता है, और यहाँ लघु स्तर पर जो ग्रोथ पॉइंट जो होता है वहाँ पर जो द्वितीयक जो कार्य होते हैं यानी मैन्युफैक्चरिंग जो यूनिट्स होते हैं, जहाँ पर एक तरह से हम ये कहें कि यहाँ सेकेंडरी जो द्वितीयक जो कार्य होते हैं, लेकिन उसके अंदर उस तरह के कार्यों का प्रभाव है जिसके अंदर एक तरह से अनस्किल्ड लेबर या सेमी स्किल्ड जो लेबर होता है, कम कुशल या अर्धकुशल जो श्रमिक होता है, उसके द्वारा यहाँ पर जो है रोजगार के अवसर उपलब्ध होते हैं। और एक तरह से ये जो ग्रोथ जो सर्विस जो ग्रोथ पॉइंट जो होता है यानी कि वृद्धि जो बिंदु होता है, ये ग्रामीण क्षेत्रों के आसपास के लोगों को रोजगार के जो अवसर हैं, द्वितीयक जो गतिविधियां होती है उसमें देने का काम करता है, जिसके कारण वहाँ पर कुटीर लघु उद्योग घरेलू उद्योग जो है उनकी संभावनाएं बढ़ जाती हैं। और हम कह सकते हैं कि अगर जो ग्रामीण क्षेत्र जो है जहाँ पर सर्विस सेंटर है और उसके ऊपर अगर ग्रोथ जो पॉइंट है उनकी स्थिति मजबूत होती है तो एक तरह से जो डेवलपमेंट जो है, जो ग्रास रूट लेवल पे डेवलपमेंट के साथ साथ उसका जो थोड़ा ऊपर जब ग्रोथ पॉइंट की बात करते हैं वहाँ पर सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की जो स्थितियाँ हैं वो बेहतर होती हैं, रोजगार के अवसर बेहतर होते हैं, लोगों का जो माइग्रेशन जो है वो अपर जो सेंटर्स है वहाँ पे रुक जाता है। तो स्थानीय स्तर पर स्थानीय संसाधनों के द्वारा जो स्थानीय लोगों के जो डेवलपमेंट की कॉन्सेप्ट है, एक तरह से जो गांधी का जो ग्राम स्वराज है उस अवधारणा को मजबूत करता है ये सर्विस सेंटर और ग्रोथ पॉइंट की जो अवधारणा है। तो ये इस बात के ऊपर बोर्डविले का बड़ा जोर रहा और इन्होंने साफ कहा कि जो सर्विस सेंटर्स जो होते हैं उनके अगर हम चयन के मापदंडों की बात करें तो ये ज़्यादातर इसका जो प्रभाव क्षेत्र होता है, जो इन्फ्लुएंस जो एरिया होता है सर्विस सेंटर का, वो ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 10 हज़ार की जो जनसंख्या होती है उसको कवर करता है। और इसके अंदर जो सर्विस सेंटर्स जो होते हैं वो एक गांव हो सकता है, एक से अधिक गांव हो सकते हैं। हमारे भारत के अंदर जो अध्ययन किए गए इस सर्विस सेंटर के संदर्भ में तो प्रोफेसर आरपी मिश्रा का कार्य बहुत महत्वपूर्ण रहा है और इन्होंने साफ कहा है कि जो भारत में जो सर्विस सेंटर्स होते हैं वो औसतन सामान्यतः 4 से 5 जो गांव की जो जनसंख्या होती है उसको सम्मिलित किए हुए होते हैं, यानी उसके प्रभाव क्षेत्र के अंदर होती है। जब हम वृद्धि केंद्र की बात करते हैं, यानी कि यहाँ वृद्धि केंद्र की बात हम बाद में करेंगे, जो
ग्रोथ पॉइंट है या वृद्धि बिंदु की अगर हम बात करते हैं तो इसका जो आकार है निश्चित रूप से जो सर्विस सेंटर है उससे बड़ा होता है। ये जो जनसंख्या जो है जिसके प्रभाव क्षेत्र के अंतर्गत आती है वो लगभग 5,000 से 50,000 के बीच 10,000 से 50,000 के बीच में हो सकती है। इसी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जब हमारे यहाँ पर जो नियोजन का जो कार्य है वर्तमान में, जैसे मैं बार बार कहता हूँ कि नीति आयोग के द्वारा किया जाता है, लेकिन नीति आयोग से पूर्व जो संस्था काम कर रही थी वो है प्लानिंग कमीशन। तो योजना आयोग ने 6th जो 5 ईयर प्लान थी उसके ऊपर इन्होंने ये कहा कि हमें आने वाले 25 ईयर्स के अंदर इस तरह के जो ग्रोथ जो पॉइंट्स होते हैं उनका जो है डेवलपमेंट करना पड़ेगा। यानी 6th 5 ईयर प्लान के अंदर उन्होंने ये कहा था कि 10,000 जो ग्रोथ पॉइंट है, 10,000 जो ग्रोथ पॉइंट है उनकी हमें ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि ये नीचे के स्तर पे जो स्किल्ड और सेमी स्किल्ड जो लेबर है उसको एम्प्लॉयमेंट देगा, जिसके कारण जो रूरल डेवलपमेंट जो है उसका जो डेवलपमेंट जो होता है उसको बढ़ोतरी मिलेगी। वर्तमान में भी जो सरकार है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के ऊपर जोर दे रही है, एंटरप्रेन्योरशिप की बात कर रही है। तो ये जो अवधारणाएं जो वर्तमान में भी चल रही है कहीं न कहीं ये जो सर्विस सेंटर और जो ग्रोथ पॉइंट की जो अवधारणा है उससे जुड़ी हुई है, जिससे कि हम नीचे के लेवल पर यानी कि ग्रास रूट लेवल पर, बॉटम लेवल पर जो डेवलपमेंट है उसको हम ऊपर उठा सके, स्थानीय लोगों को स्थानीय स्तर पर स्थानीय संसाधनों के आधार पर एक तरह से उनका एम्प्लॉयमेंट करें, उनका एम्पावरमेंट करें। ये चीज़ें इससे जुड़ी हुई हैं। अब यहाँ इसके बाद जो चयन के लिए अगर हम आधार की बात करते हैं कि यानी जो बोर्डविले ये कहता है कि जो सर्विस सेंटर जो होता है या जो ग्रोथ पॉइंट जो होता है यानी वृद्धि बिंदु जो होता है उसको किन चीज़ों का ध्यान में रखा जाना चाहिए। यानी जो सर्विस सेंटर और जो ग्रोथ पॉइंट जो होता है उसके चयन में किन चीज़ों का ध्यान में रखा जाना चाहिए। हम स्लाइड में भी देख पा रहे हैं कि जो प्रथम जो पॉइंट है उसमें हमने कहा है कि प्रदेश के लोगों का जो ट्रेवलिंग बिहेवियर होता है, ट्रेवलिंग बिहेवियर बेसिकली जो लोग जो एम्प्लॉयमेंट के लिए किन क्षेत्रों में जा रहे हैं उन चीज़ों को आइडेंटिफाई करने में बड़ी मदद करता है कि कौन कौन से कार्यों में ये लोग संलग्न है। तो सर्विस जो सेंटर होता है या ग्रोथ पॉइंट जो होता है उसको आइडेंटिफाई करने में जो ट्रेवलिंग जो बिहेवियर है उसको ध्यान में रखा जाना चाहिए। साथ ही जिस रीजन के अंदर हम डेवलपमेंट के लिए ग्रोथ सेंटर सर्विस सेंटर या ग्रोथ पॉइंट की हम बात कर रहे हैं वहाँ के रिसोर्सेज का हमें पूरा ज्ञान होना चाहिए। साथ ही वहाँ पर किस तरह की इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ का डेवलपमेंट हम कर सकते हैं वो चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण होती है। अगर हम भारत की बात करें तो भारत के अंदर इसी दृष्टिकोण से डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल सेंटर जो है यानी जिला उद्योग जो केंद्र है उनकी स्थापना इसी संकल्पना को ध्यान में रखकर की गई है। और ये जो डिस्ट्रिक्ट जो इंडस्ट्रियल जो सेंटर होता है, जिला उद्योग जो केंद्र होता है वो उस प्रदेश के संसाधनों का सर्वेक्षण करता है, वहाँ पर एक तरह से जो ग्रोथ पॉइंट्स जो होते हैं उनको आइडेंटिफाई करता है, जगह का चयन करता है और वहाँ क्या इन्वेस्टमेंट की संभावनाएं हैं, निवेश के लिए पूंजी और जो टेक्निक जो होती है उसके ऊपर सलाह जो है ये प्रोवाइड कराता है। एक तरह से जो ग्रोथ जो पॉइंट है या वृद्धि बिंदु जो है उनको डेवलपमेंट के दृष्टिकोण से। तृतीय अगर जो बिंदु है जिसका हमें ध्यान रखना चाहिए कि आने वाले समय के अंदर यानी एक जब हम अप्रोच लेके चलते हैं तो हमारी जो अप्रोच है वो एक विजन ओरिएंटेड होना चाहिए। हमारा जो लक्ष्य है 10 से 20 वर्षों आगे का हमें ध्यान में रखना चाहिए कि आने वाले समय के अंदर किस तरह से द्वितीयक तृतीयक जो आर्थिक जो गतिविधियां हैं उसमें परिवर्तन होगा और उस परिवर्तन के साथ साथ हम हमारे जो नियोजन है, हमारा आर्थिक सामाजिक विकास जो है उसको उस बदलते हुए परिवेश के साथ संभव बना सके। एक तरह से लक्ष्य की पूर्ति के लिए किस प्रकार का जो स्ट्रक्चर है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके डेवलपमेंट का भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। लास्ट जो पॉइंट है वो ये है कि जो ग्रोथ सर्विस सेंटर और ग्रोथ पॉइंट को आइडेंटिफाई करने के लिए कि प्रदेश की जनसंख्या किस प्रकार की सेवाओं और सुविधाओं की नीड चाहती है। यानी आपको एक तरह से जो लोग हैं जो सर्विसेज को प्राप्त करना चाहते हैं उनकी समय के साथ जो आवश्यकताएं किस तरह से परिवर्तित हो रही है, उनको किस तरह की सर्विसेज की ज़रूरत पड़ रही है, उनका भी हमें एक विजन ओरिएंटेड जो है या एक तरह से भविष्यगत हमारा जो है दृष्टिकोण होना चाहिए। यानी हमारे जो सर्विस सेंटर है या ग्रोथ पॉइंट के लिए इन चीज़ों को ध्यान में रखा जाना चाहिए, ऐसा बोर्डविले कहते हैं। अब हम बात आती है कि उसके ऊपर जो हम पदानुक्रम पे जाते हैं तो आता है ग्रोथ जो सेंटर है।
सबसे नीचे सर्विस सेंटर, फिर ग्रोथ पॉइंट और फिर आता है ग्रोथ सेंटर। बेसिकली जो ग्रोथ सेंटर जो होता है, जो इकोनॉमिक या इंडस्ट्रियल जो डेवलपमेंट जो होता है, आर्थिक गतिविधियों का एक अट्रैक्शन का केंद्र होता है। और एक तरह से यहाँ जो इंडस्ट्रियल जो कॉम्प्लेक्सेस जो होते हैं उनके डेवलपमेंट का ध्यान रखा जाता है। एक तरह से जहाँ हम कह रहे थे कि जो ग्रोथ पॉइंट जो होता है वहाँ पर द्वितीयक जो गतिविधियाँ होती है वो प्राथमिक स्तर पर किया जाता है, लेकिन यहाँ पर जो द्वितीयक गतिविधियाँ होते हैं वहाँ पर औद्योगिक और टेक्नोलॉजिकल जो डेवलपमेंट है वो बहुत बेहतर होता है। वृद्धि स्तर पर यहाँ पर इस तरह की जो डेवलपमेंट है जो वृद्धि केंद्र पर देखे जाते हैं। और ये जो औद्योगिक जो केंद्र जो होता है जो कि हमें वृद्धि केंद्र के रूप में हमें आइडेंटिफाई किया है, वहाँ ये जो बेसिकली जो इंपोर्ट जो हम रॉ मटेरियल करते हैं और जो बाज़ार की जो डिमांड्स होती है उसको ज़रूर इसको एस्टेब्लिश करने में उन चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। इसका जो उद्देश्य जो होता है बेसिकली जो ग्रोथ सेंटर जो है उसका उद्देश्य होता है अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करना, जो द्वितीयक रोजगार जो सेकेंडरी एम्प्लॉयमेंट के जो अवसर है, अपॉर्चुनिटीज़ है, उनको डेवलप करना, लोगों की पर कैपिटा इनकम को सुधारना, वृद्धि करना और उनका जो जीवन स्तर है, लिविंग स्टैंडर्ड है, उसको बेहतर करें। क्योंकि अगर एम्प्लॉयमेंट आपको मिलेगा तो लोगों की आय बढ़ेगी, लोगों की आय बढ़ती है तो उनकी जो परचेजिंग पावर बढ़ती है, लोगों के विभिन्न संसाधनों तक पहुंच बढ़ती है, तो वो जो है बेहतर जीवन को जीना चाहते हैं। उसके कारण अपने बच्चों के लिए बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य की जो सुविधाएं हैं उनकी आवश्यकता बढ़ती है। एक तरह से एक समन्वित एक तरह से कलेक्टिव रिफॉर्मेटिक एक्शन जो होता है यहाँ जो ग्रोथ सेंटर के डेवलपमेंट के साथ हमें देखने को मिलता है। और ये जो प्रभाव है, ये जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं एम्प्लॉयमेंट की, सेकेंडरी एम्प्लॉयमेंट की या पर कैपिटा इनकम को या जो जीवन स्तर को सुधारने का इसका जो प्रभाव है, ये जो ग्रोथ सेंटर जो होता है उसका जो प्रभाव क्षेत्र होता है, इन्फ्लुएंस जो एरिया होता है, उसके पूरे के ऊपर हमें देखने को मिलता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो 7-5 कुल जो 7वीं जो योजना थी, उन्होंने ये भी कहा कि लगभग 40 ग्रोथ सेंटर्स, ये तो 7th जो 5 ईयर प्लान था उस समय इन्होंने 40 जो ग्रोथ सेंटर्स की बात की थी। वर्तमान में जो है इनके ग्रोथ सेंटर की जो संख्या है उसकी आवश्यकता बहुत बढ़ रही है। बाद में जो है 500 या अभी हम कहें तो इससे भी ज़्यादा जो ग्रोथ सेंटर्स हैं उनकी ज़्यादा की आवश्यकता होती है। और एक अगर हम अनुकूलतम जनसंख्या की बात करें तो जो ग्रोथ सेंटर्स होते हैं ये जो एरिया जिसको कवर करते हैं वहाँ की जो जनसंख्या जो है लगभग 50,000 से 5 लाख मानी गई है। और इसका जो प्रभाव जो क्षेत्र होता है इस पूरे ग्रोथ सेंटर का वो 12 लाख की जनसंख्या जो है उसके प्रभाव क्षेत्र के अंतर्गत होती है। यानी यहाँ हम इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के माध्यम से रोजगार और पर कैपिटा इनकम में वृद्धि करना एक साइक्लिक प्रोसेस के रूप में उस डेवलपमेंट को हम यहाँ पर देखते हैं। अब इनको चयन के अंदर हमें किन चीज़ों का ध्यान में रखा जाना चाहिए, किस तरह से हम जो ग्रोथ सेंटर जो होता है उसको हम चयन करें, तो हमने कहा कि पहला जो एस्पेक्ट है चाहे वो ग्रोथ पॉइंट के संदर्भ में था कि जो लोगों का बिहेवियर है, लोगों का रोजगार के लिए जो ट्रेवलिंग पैटर्न है बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि उसके आधार पे ये तय होता है कि जहाँ पर हम जो ग्रोथ सेंटर का डेवलपमेंट कर रहे हैं उस ग्रोथ सेंटर के डेवलपमेंट के लिए, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए वहाँ पर जो रिसोर्सेज है, चाहे वो मिनरल रिसोर्सेज है, चाहे वो एनर्जी रिसोर्सेज है, तो उसके लिए वहाँ पर जो रॉ मटेरियल है उसकी अवेलेबिलिटी क्या है। क्योंकि उसी के आधार पे जो छोटे सेंटर्स पे जो इंडस्ट्रीज काम कर रही है वही तय करती है कि वहाँ पर ट्रेवलिंग पैटर्न क्या रहेगा। दूसरा जो कारण है वो है कि प्रत्येक जो सेंटर जो होता है, यानी कि जो ग्रोथ सेंटर जो होता है उसके अंतर्गत उपलब्ध केंद्रीय स्थलों के कार्य और सुविधाओं की क्या क्या कार्य जो हैं, क्या क्या फंक्शंस और फैसिलिटीज़ की जो बात है उनको हमें ध्यान में रखना चाहिए। इसके लिए जो वेटेज टेक्निक जो है, यानी कि ये भारत नहीं, ये भारण तकनीक है, इसको आप करेक्ट कर लीजिए यहाँ पर। ये भारत नहीं, इसको भारण तकनीक आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं जिससे कि आपको ये चीज़ें बाद में आप पढ़ सकें कि यहाँ जो वेटेज जो टेक्निक है यानी लोगों की आवश्यकताओं के आधार पर जो सर्विसेज हैं, जो फंक्शंस हैं,
वो कौन कौन सी ज़रूरत है उसी को हम वेटेज के अंदर में ध्यान में रखते हैं। यानी केंद्रीय स्थलों का पदानुक्रम जब हम निर्धारित करते हैं और ऐसी परिस्थिति में सबसे बड़े केंद्र को छोड़कर, यानी अभी आप ग्रोथ पोल को छोड़ दीजिए तो द्वितीय स्तर पर जो केंद्र होंगे या जो ग्रोथ सेंटर्स होंगे जिनको हम मान्यताएं देंगे, तो वहाँ पर वेटेज टेक्निक को भी हमें ध्यान में रखा जाना चाहिए। लेकिन चूँकि यहाँ फिर बात यहाँ आती है कि जब भी हम चाहे वो ग्रोथ पॉइंट हो या ग्रोथ सेंटर हो या इवन ग्रोथ पोल हो, तो उसका जब चयन किया जाता है तो उसमें जो राजनीतिक प्रशासनिक जो निर्णय प्रक्रिया है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। लेकिन जो भी आदमी फील्ड में काम कर रहा है, उस चीज़ के लिए जो नियोजन के दृष्टिकोण से काम कर रहा है, उसकी जो सलाह होती है उसको ध्यान में जरूर रखा जाता है, जो पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव जो यूनिट्स होती हैं उनके द्वारा। तो जब भी हम प्रादेशिक स्तर पे एक या एक से अधिक जो ग्रोथ सेंटर्स का चयन करते हैं, तो जो विशेषज्ञों के द्वारा दी गई सलाह का हमें ध्यान में रखा जरूर जाना चाहिए। तीसरा है कि प्रदेश के अंतर्गत जो केंद्रीय स्थल होते हैं, जो ग्रोथ सेंटर्स जो होते हैं, उनके अंदर जो पॉपुलेशन की जो ग्रोथ होती है वो सब जगह अलग अलग हमें देखने को मिलेगी। अगर हम भारत की बात करें तो हर स्टेट की जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट जो होती है वो अलग होती है। उसके अंदर भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो ग्रोथ रेट जो होती है उसके अंदर अलग अलग हमें देखने को मिलता है। ये तय होता है वहाँ के सामाजिक और आर्थिक स्तर किस तरह का है, लोगों की जो मानसिक जो स्थिति है, नवाचारों के प्रसार के द्वारा वहाँ पर निर्णय लेने की क्षमताओं के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, वो सब चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। तो हमें जब ग्रोथ सेंटर को आइडेंटिफाई करते हैं या उसको स्थापित करने की बात करते हैं, जब हम निर्णय लेते हैं, तो वहाँ पर होने वाली जो जनसंख्या वृद्धि है उसको भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। और केंद्रों के अधिभार जो वेटेज की बात हम कर रहे हैं, उसके जनसंख्या वृद्धि के साथ उस चीज़ को अध्ययन करना चाहिए या तुलनात्मक दृष्टि से हमें उसको ध्यान में रखा जाना चाहिए। दूसरा जो पॉइंट है, जो ग्रोथ सेंटर्स के चयन के लिए उन केंद्रों की पहचान के लिए वहाँ पर जो ज्योग्राफिकल जो कंडीशंस है, उनकी जो ज्योग्राफिकल जो लोकेशंस है वो बहुत महत्वपूर्ण होती है। कच्चा माल जो मिल रहा है, जो मैन्युफैक्चर्ड जो माल है, उसको जो जहाँ पहुँचाना है उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन के लिए क्या अनुकूल दशाएं हैं, ये सब चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। अब यहाँ ये जो हमने जो 4 जो पॉइंट्स आपको बताए कि जिनको हमें जो ग्रोथ सेंटर जो है या वृद्धि केंद्र को ध्यान में रखने के लिए ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए। तो एक चीज़ और ये केंद्र जो है इनका उद्देश्य क्या होता है, इससे फ़ायदा क्या होता है अगर हम सर्विस ग्रोथ सेंटर्स का डेवलपमेंट करते हैं। तो ये बेहतर या वृद्धि स्तर पर जो रोजगार है, मैंने जैसे कहा कि जो मैन्युफैक्चरिंग जो यूनिट है वृद्धि स्तर पर काम करती है, तो इनमें नो डाउट मैंने कहा कि जो पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव इन्फ्लुएंसेस होते हैं, लेकिन फिर भी जो टेक्नोक्रेट्स जो हैं या स्पेशलाइज्ड जो लोग हैं या रिसर्चर्स जो हैं, उनकी जो दी गई जो सलाहें हैं उनको ज़्यादा ध्यान में रखा जाना चाहिए, क्योंकि वो बेहतर संसाधनों का जो अध्ययन है उसमें आनुभविक और संख्यात्मक जो अध्ययन है सबका वो ध्यान में रखते हैं। अब बात आती है जो इसके बाद वृद्धि ध्रुव की, ग्रोथ पोल की अगर हम बात करें, तो ग्रोथ पोल जो होता है, जैसे मैंने कहा कि ये किसी भी राष्ट्र का या किसी भी डिस्ट्रिक्ट का एक तरह से प्राइवेट सिटी होता है, सबसे बड़ा केंद्र होता है। इसका जनसंख्या जो आकार होता है बहुत बड़ा होता है। उसके द्वारा जो प्रदत्त की जाने वाली जो सेवाएं हैं, इसके अंदर ना केवल जो सेवा केंद्र होता है यानी सर्विस सेंटर होता है, जो ग्रोथ पॉइंट होता है या ग्रोथ सेंटर होता है, वो सारी सेवाएं इसके अंदर पाई जाती है जो ग्रोथ पोल होता है। लेकिन कुछ ऐसी स्पेशलाइज्ड सर्विसेज जो होती हैं जो कि इन नीचे के जो पदानुक्रम है वहाँ नहीं मिलती, वो केवल इसी जो ग्रोथ पोल है वहाँ पर हमें देखने को मिलती है। इस दृष्टिकोण से ये किसी भी राष्ट्र का सबसे महत्वपूर्ण या सेंट्रल प्लेस होता है, और ये इस तरह के जो कार्य जो होते हैं जो इसको एक विशिष्ट स्थिति इसको प्रदान करते हैं, विशिष्ट जो कार्य होते हैं, हो सकता है यहाँ पे स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल हो, जो एजुकेशन के हाई जो उच्च शिक्षा के बेहतर स्तर जो है यहाँ हमें देखने को मिलते हैं। जैसे हम कहें कि जो सर्विस सेंटर जो होता है, सेवा केंद्र होता है, वहाँ पे प्राइमरी एजुकेशन और प्राइमरी हेल्थ फैसिलिटीज़ मिलेंगी, या जो ग्रोथ पॉइंट होता है वहाँ पे जो मिडिल और इंटरमीडिएट और जो डिस्ट्रिक्ट हेल्थ फैसिलिटीज़ मिल सकती हैं। या सर्विस सेंटर की बात करें तो वहाँ पे कॉलेज हो सकते हैं, टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स हो सकते हैं, जो अपर प्राइमरी अपर जो हेल्थ सेंटर्स जो होते हैं वो हो सकते हैं। लेकिन जब विकास ध्रुव की बात करते हैं तो ये जो सारे जो हैं, जो सर्विस सेंटर हो, ग्रोथ पॉइंट हो या ग्रोथ सेंटर हो, वो सारी चीज़ें वहाँ मिलती है। लेकिन यहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ होंगे, बेहतर रिसर्च इंस्टीट्यूट्स होंगे, एजुकेशन
के रिसर्च इंस्टीट्यूट हो सकते हैं, हेल्थ के रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हो सकते हैं, वो यहीं पर हमें देखने को मिलेंगे। और यही विशिष्टता जो सराउंडिंग जो प्रभाव क्षेत्र है वो उसके रहने वाले जो लोगों को अपनी तरफ आकर्षित भी करती है। अब जब हम किसी ग्रोथ पोल को आइडेंटिफाई करते हैं या उसका चुनाव करते हैं तो हमको निम्न चीज़ों का ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। एक तो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है वो है भौगोलिक जो उसकी लोकेशन है या भौगोलिक जो स्थिति है, क्योंकि मैंने कहा कि परिवहन के माध्यम से जो पहुँच जो है वो सुनिश्चित होनी चाहिए, वो कार्यात्मक जो सुविधाएं जो हैं, सेवाएं जो हैं वो लोगों तक पहुंचनी चाहिए। तो एक तरह से इसकी जो स्थिति है भौगोलिक केंद्रीयता, यानी एक ऐसा क्षेत्र होना चाहिए जहां पर लोग परिवहन के दृष्टिकोण से एक बेहतर कनेक्टिविटी वहां पे हो। एक ज्योग्राफिकल नोडलिटी की बात जो है वहां पे जो नेचुरल जो बैरियर्स हैं वो कम से कम होना चाहिए, यानी भौगोलिक आर्थिक जो केंद्र के रूप में वो विकसित हो सके। और जो ग्रोथ पोल होता है वो ऐसा केंद्र होता है जहाँ क्षेत्र के फैलाव के लिए पर्याप्त जो जगह की जरूरत पड़ती है, वहाँ पर पेयजल और सेटलमेंट यानी अधिवास की जो बेसिक जो नीड्स होती हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो बहुत बेहतर क्वालिटी का होना चाहिए, परिवहन की जो व्यवस्थाएं बहुत बेहतर होनी चाहिए। और ये जो वहाँ पे रहने वाले जो लोग हैं उनकी जो आकांक्षाएं हैं, अपेक्षाएं हैं, चाहे वो रोजगार के मामले में हो, चाहे वो सेवा के मामले में हो, वो उनकी आकांक्षाओं, उनकी डिमांड्स के अनुरूप होनी चाहिए। तब जाके एक ग्रोथ पोल होता है वो एक बेहतर जो वृद्धि ध्रुव केंद्र के रूप में काम करता है। लेकिन अब यहाँ हम ये कहते हैं कि हमने सर्विस सेंटर, ग्रोथ जो पॉइंट होता है या ग्रोथ सेंटर और ग्रोथ पोल की हमने बात की, तो हमें चैलेंजेस क्या हमें देखने को मिलती है। तो पहला चैलेंज जो मैंने बताया था कि अंतिम जो निर्णय लिया जाता है, हम भारत की भी बात करें तो कोई भी नीतिगत जो फैसले लिए जाते हैं तो अंतिम जो निर्णय होता है वो कार्यपालिका के व्यवस्थापिका के द्वारा लिया जाता है और उसको एग्जीक्यूट कार्यपालिका के द्वारा, यानी कि प्रशासनिक और राजनीतिक आधार पे निर्णय लिए जाते हैं। और जो विशेषज्ञ जो होते हैं, जो उनकी जो एडवाइस होती है उसको महत्व कई बार नहीं दिया जाता। कई बार राजनीतिक उद्देश्यों से जो अपने वोटर्स को ध्यान में रखकर जो ग्रोथ पोल ग्रोथ सेंटर्स है उनको उनका चयन किया जाता है। तो ये बहुत बड़ी एक जटिलता है जो इनके डेवलपमेंट में एक बाधा का भी काम करती है। कई बार जो सर्वेक्षण किए जाते हैं, क्योंकि हम कहते हैं कि ज्योग्राफी की बात करते हैं तो ह्यूमन बिहेवियर की बात करें, जब हम बिहेवियरल एस्पेक्ट की हम बात करते हैं तो मनुष्य स्वभाव से ही लालची होता है, अपने हितों को सर्वोपरि रखना चाहता है। तो जो सर्वेक्षण किया जाता है तो जो भी सर्वेक्षण में जुड़े हुए जो रिसोर्स पर्सन है, जो लोग हैं, उस सर्वेक्षण में बायस्ड होकर काम करते हैं। तो एक उचित स्थान पर ग्रोथ पोल या ग्रोथ सेंटर के चयन में एक बाधा हमें देखने को मिलती है। और वर्तमान में चूंकि जो स्थानीय संसाधन या स्थानीय जो तकनीक है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं रखती। आज हम ग्लोबल विलेज के अंदर रह रहे हैं, हम भूमंडलीकरण के अंदर रह रहे हैं, ग्लोबलाइजेशन की पीरियड में रह रहे हैं, जहाँ पे मल्टीनेशनल कंपनीज जो है जो एक तरह से जो ग्रोथ सेंटर या ग्रोथ पोल के रूप में जगह का चुनाव करती है, उसके अंदर जो ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन जो सिस्टम्स जो मॉडल है उसको ध्यान में रखती है। लेकिन वहाँ पर जो बिहेवियरल एस्पेक्ट जो है सामान्यतः उसको नकार दिया जाता है। और इसके अभाव में जो एक वास्तव में एक जो बिहेवियर और जो एक व्यवहारिक जो जगह थी उसके चुनाव के अंदर हमें समस्याएं हमें देखने को मिलती हैं। कई बार हमारे पास जो विशेषकर जो तृतीय विश्व के जो देश हैं या विकासशील देश हैं, वहाँ पर आधारभूत संरचना का अभाव होने के कारण इस मॉडल को व्यवहारिक रूप से क्रियान्वयन में बड़ी बाधाएं हमें देखने को मिलती है। और चूंकि एक बहुत बड़ी बाधा है विशेषकर तृतीय विश्व के देशों के संदर्भ में, क्योंकि जो ग्रोथ पोल की जो अवधारणा है या ग्रोथ सेंटर की जो अवधारणा है ये नियोजन के दृष्टिकोण से एक दीर्घकालिक जो नीति है उसका उदाहरण है, यानी एक लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल प्लानिंग डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट है। लेकिन यहाँ जब हम डेवलपिंग कंट्रीज की, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज की बात करते हैं, लोगों को हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं है, लोगों के पास ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटीज़ नहीं है, लोगों के पास पर्याप्त मात्रा में खाद्य पदार्थ नहीं है, तो तब ऐसी स्थिति के अंदर ये जो ग्रोथ पोल ग्रोथ सेंटर की अवधारणाओं पे हम निर्भर नहीं रह सकते। तब हमें तात्कालिक नियोजन के लिए काम किया जाना पड़ता है। तात्कालिक रूप से लोगों को एम्प्लॉयमेंट देके किसी भी रूप में या तात्कालिक रूप से लोगों को खाद्यान्न की पूर्ति करके जो है हमें डेवलपमेंट का जो है रोल जो हमें प्ले किया जाता है। तो इस तरह की जो स्थितियां हैं
ये चुनौतियाँ जो है हमें इस ग्रोथ पोल या ग्रोथ सेंटर की कॉन्सेप्ट में देखने को मिलती है। लेकिन जब हम व्यवहारिक उसमें जाते हैं तो कुछ आलोचनाएं और भी हमें निकल के हमें देखने को मिलती हैं। अगर हम बात करें एक इसका पश्चगमन प्रभाव जो है वो हमें देखने को मिलता है। कई बार क्या होता है कि बोडविले ने जरूर कहा कि भाई सर्विस सेंटर होना चाहिए, ग्रोथ पॉइंट होना चाहिए, ग्रोथ सेंटर होना चाहिए, देन ग्रोथ पोल होना चाहिए। ये सस्टेनेबल सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट तभी हो सकता है ये जब ये पदानुक्रमिक विकास होता है। लेकिन जो विकासशील जो राष्ट्र है वहाँ पर ये देखने को मिलता है कि जो ग्रोथ पोल है, जो वृद्धि दुरु है जो है वो, या ग्रोथ वृद्धि जो सेंटर है उनका डेवलपमेंट हो जाता है, लेकिन नीचे के लेवल पे जो सर्विस सेंटर है या जो ग्रोथ पॉइंट है उनका डेवलपमेंट नहीं हो पाता। तो क्या होता है कि स्थानीय स्तर पर लोगों को रोजगार के अवसर जो है उपलब्ध नहीं हो पाते, स्थानीय स्तर पर जो कुटीर और लघु जो उद्योग है उनका डेवलपमेंट नहीं हो पाता। तो जो लोग हैं वो माइग्रेट करते हैं रोजगार के लिए या बेहतर जीवन स्तर के लिए। तो निम्न जो सर्विस सेंटर या ग्रोथ पॉइंट जो थे वहाँ से स्किल्ड सेमी स्किल्ड जो लेबर है वो बड़े सेंटर्स के ऊपर चली जाती है। तो स्थानीय स्तर का जो डेवलपमेंट है वो नहीं हो पाता। इसीलिए कई बार हम ये कहते हैं कि बड़े जो सेंटर्स हैं ग्रोथ पोल्स का डेवलपमेंट हो जाता है, लेकिन नीचे के लेवल पे जो एक ग्रास रूट लेवल पे जो डेवलपमेंट की बात हमने की थी उसके अंदर एक पश्चगमन जो प्रभाव है हमें देखने को मिलता है। तो ये एक इसकी बहुत बड़ी आलोचना है। इसलिए जब भी हम इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट की कॉन्सेप्ट को अपनाते हैं तो इन चीज़ों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। कई बार हम ये कहें कि अगर हम झारखंड का उदाहरण लें तो वहाँ पे बेहतर मिनरल रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी है, बेहतर इंडस्ट्रीज का भी डेवलपमेंट है, वहाँ पे बेहतर ग्रोथ सेंटर्स का डेवलपमेंट भी हुआ, लेकिन फिर भी उसका जो प्रभाव है जो उसके चारों तरफ जो एक ट्राइबल जो जोन्स हमें देखने को मिलती है वहाँ के लोगों को नहीं मिल पा रहा है। तो ये जो स्थितियाँ हैं ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अगेंस्ट में है। इसलिए हमेशा हमें जब हम ग्रोथ पोल या ग्रोथ सेंटर की अवधारणाओं को जब पढ़ते हैं तो नियोजन में बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, और नियोजन की प्रक्रियाओं को अपनाने के दृष्टिकोण से चाहे हम रीजनल प्लानिंग की बात करते हैं तो रीजनल प्लानिंग का जो उद्देश्य होता है उसका उद्देश्य भी यही होता है कि स्थानीय स्तर पर जो विकास है वो पहुंचना चाहिए। जब हम पॉलिटिकल डेवलपमेंट की बात करते हैं तो जब हम कहते हैं कि पंचायत राज को हमने अपनाया, हमने पंचायत राज के अंदर 3 टायर सिस्टम को अपनाया, यानी डिस्ट्रिक्ट या स्टेट और जो पंचायत स्तर पे हम डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो उसका उद्देश्य यही है कि स्थानीय स्तर पर स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर दें या निर्णय प्रक्रिया के अंदर स्थानीय समस्याओं के समाधान में स्थानीय लोगों की सहभागिता हो। तो ये जो चीज़ें हैं या हम जो भी नियोजित काम कर रहे हैं स्थानीय लोगों का उस पर नियंत्रण हो, तो वो जो सोशल ऑडिटिंग की जो कॉन्सेप्ट है वो एक तरह से सर्विस सेंटर जो होता है नीचे के लेवल के डेवलपमेंट की बात करता है। जब हम डिस्ट्रिक्ट लेवल की बात करते हैं तो वो एक ग्रोथ पॉइंट जब ब्लॉक लेवल की बात करते हैं तो वो एक ग्रोथ पॉइंट के रूप में काम करता है। तो इस तरह का जो डेवलपमेंट जब तक नहीं होगा, यानी लोगों के अंदर एक समन्वित और एक सतत प्रक्रिया को जब तक हम नहीं अपनाएंगे तब तक ये ग्रोथ पोल और ग्रोथ सेंटर की जो कॉन्सेप्ट है उसको हम व्यवहारिक धरातल पर नहीं ला सकते। वर्तमान के अंदर भी जैसे मैंने कहा कि सरकार एंटरप्रेन्योरशिप की बात कर रही है, लोगों को अपने जो निजी जो आर्थिक गतिविधियां हैं उसके लिए बेहतर लोन देने की या सब्सिडी देने की बात कर रही है। तो उसका उद्देश्य यही है कि स्थानीय स्तर पर लोगों को रोजगार के अवसर मिले, लोग यहाँ से माइग्रेट करके बड़े सेंटर पे ना जाएं, क्योंकि वहाँ पर जरूरी नहीं है कि आपकी जो आवश्यकता है वो फुलफिल हो सके। वहाँ पे बहुत सारे वहाँ पे जो इंडस्ट्रीज है उसके ऊपर उस पॉपुलेशन के या ओवर पॉपुलेशन का नकारात्मक प्रभाव हमें देखने को मिलेगा, और उस नकारात्मक प्रभाव के कारण जो स्थानीय स्तर पर जो संसाधनों की उपलब्धता थी उनका बेहतर उपयोग नहीं हो पाएगा। तो हम उस डिसेंट्रलाइज या ग्रास रूट लेवल डेवलपमेंट या बॉटम टू टॉप डेवलपमेंट की जो कॉन्सेप्ट जो इसमें निहित है, इसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट में ग्रोथ पोल ग्रोथ सेंटर में, उसको नहीं अपना पाएंगे। तो वर्तमान में जब भी हम सतत विकास की बात करते हैं तो उसमें हम डिसेंट्रलाइजेशन की बात करते हैं। वो डिसेंट्रलाइजेशन सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल सब स्तर पे होना चाहिए। लोगों को स्थानीय स्तर पर स्थानीय जो संसाधन है उसके आधार पर बेहतर कार्य करने के अवसर जब मिलेंगे तभी ही हम एक ऑल ओवर जो डेवलपमेंट है उसको अचीव कर सकते हैं। इसीलिए मैंने आपसे पूर्व में जब वीडियो मैंने शुरू किया था तब आपसे कहा था कि जो ग्रोथ पोल और ग्रोथ सेंटर की जो कॉन्सेप्ट बहुत महत्वपूर्ण है भूगोल के विद्यार्थी के लिए नियोजन के दृष्टिकोण से, भारत के नियोजन के दृष्टिकोण से हो या आप एक स्पेसिफिक पेपर या रीजनल प्लानिंग के दृष्टिकोण से हो या आप इकोनॉमिक ज्योग्राफी के अंदर इकोनॉमिक डेवलपमेंट के दृष्टिकोण से हो,
या पर्यावरण के अंदर, पर्यावरणीय विकास के अंदर सतत विकास की अवधारणा से लेकर चले, वहाँ सब जगह ये जो अवधारणा है बहुत महत्वपूर्ण होती है। इसको ये जरूर है कि ये जो अवधारणाएं जो हैं, चाहे पैरोक्स हो चाहे बोर्डविलो हो, इनके जो अनुभव है, क्योंकि ये विकसित देश थे, वहाँ के अनुभवों के आधार पे, इनके एम्पेरिकल जो अनुभव हैं उनके आधार पे ये अध्ययन किए गए। और लेकिन इनको जब हम विकासशील राष्ट्रों में लागू करते हैं तो नो डाउट हमारे पास प्रॉब्लम्स है, हमारे पास आधारभूत संरचनाओं का अभाव है, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसकी कमी जरूर है, हमारे पास स्किल्ड जो लेबर है उसकी कमी है। लेकिन हम स्थानीय जो हमारे संसाधन है, स्थानीय जो सूचक है, उनके आधार पर, स्थानीय जो हमारा बिहेवियरल एस्पेक्ट है उसके आधार पर इन अवधारणाओं को हम लागू कर सकते हैं। ये समय समय पर, चाहे वो नियोजन आयोग हो या प्लानिंग कमीशन जो है या नीति आयोग है, इन अवधारणाओं को डेवलपमेंट के या सस्टेनेबल डेवलपमेंट के दृष्टिकोण से जरूर ध्यान रखता है। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियोज पसंद आते हैं, आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपकी जो क्वेरीज है, मैं पूरी कोशिश करता हूं कि आपको इस तरह के जो मैटर्स हैं आपको अवेलेबल कराऊं, और आप लोग इसके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण रहेंगे जब आप चाहे यूपीएससी की तैयारी करते हैं या स्टेट पीसीएस की तैयारी करते हैं, तो ये कॉन्सेप्ट जो है बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इवन आप जीके का पेपर भी देते हैं तो वहाँ पर भी नियोजन से संबंधित जो सवाल पूछे जाते हैं, तो आप इन चीज़ों को आप ले सकते हैं कि ग्रोथ पोल और ग्रोथ सेंटर या सर्विस सेंटर या ग्रोथ पॉइंट की जो कॉन्सेप्ट है, एक तरह से डिसेंट्रलाइज डेवलपमेंट की बात करती है, एक बॉटम टू टॉप डेवलपमेंट की बात करती है, ग्रास रूट लेवल के डेवलपमेंट की बात करती है। धन्यवाद।